सोमलाल बहुत ही मजाकिया किस्म का शख्स था। वह अपने साथियों को चुटकुले वगैरह सुनाता रहता था। वह अक्सर कहा करता था, एक बार मैं अपने कुत्ते के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गया था। वहां आदमियों का वजन तोलने के लिए एक बहुत बड़ी मशीन रखी थी। मैंने 1 रुपया देकर उस पर अपने कुत्ते को खड़ा कर दिया। मशीन में से एक कार्ड निकला जिस पर वजन लिखा था 35 किलो और साथ में एक वाक्य भी लिखा था कि आप महान कवि बनेंगे। ये सुनते ही सारे दोस्त हंसने लगते थे। सोमलाल जितना मजाकिया था उतना ही दिलफेक भी था। उम्र निकले जा रहा था पर शादी की कोई फिक्र नहीं थी। शादी न होने की एक वजह घर में बैठी बड़ी विधवा बहन भी थी। गणित में पीएचडी करने के बाद वह प्रयागराज के डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हो गया और वहीं बस गया। उसके एक दोस्त प्यारेलाल ने दिल्ली में नौकरी कर घर बसा लिया। एक बार प्यारेलाल को उससे मिलने का मन हुआ। काफी समय हो गया था मिले हुए, इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं 3 से 4 दिनों के लिए प्रयागराज जा रहा हूँ। सोमलाल से भी मिलना हो जाएगा। काफी सालों से उसकी कोई खबर भी नहीं ली है। आज ही फोन करके उसे अपने आने की सूचना देता हूँ। प्यारेलाल ने सोमलाल को अपने आने की सूचना दे दी। प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही प्यारेलाल ने सोमलाल को खोजना शुरू कर दिया, पर जो आदमी एकदम उसके गले आकर लिपट गया वह सोमलाल ही होगा, ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि सोमलाल कपड़ों के मामले में जरा लापरवाह था। पर आज जिस आदमी ने उसे गले लगाया वह सूट बूट पहने एकदम जेंटलमैन लग रहा था। प्यारेलाल के गले लगते ही सोमलाल बोला, बड़े अच्छे मौके पर आए हो दोस्त, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। इस पर सोमलाल की फीकी सी मुस्कुराहट देखकर बोला, बस यार, उम्र के इस पड़ाव पर जाकर शादी की जरूरत महसूस होने लगी थी। पर बात तो सुन पहले, मैंने जिस लड़की से शादी की है वह मेरे कॉलेज में ही मनोविज्ञान में एमए कर रही हैं। ये तो और भी अच्छी बात है, प्यारेलाल ने हंसते हुए कहा। अच्छी वच्छी कुछ नहीं। उसने आते ही मेरे ड्राइंग रूम का सामान निकाल कर फेंक दिया और उसमें अपनी लेबोरेटरी बना डाली, बुझी हुई आवाज में सोमलाल ने कहा। तब तो तुम्हें बड़ा मजा आया होगा। प्यारेलाल ने चुटकी ली। हाँ हाँ, शुरू शुरू में तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, पर आजकल तो बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है, दुखी आवाज में सोमलाल बोला। आखिर कुछ बताओगे भी कि हुआ क्या है, या यूं ही भूमिका बनाते रहोगे? प्यारेलाल ने खींचते हुए कहा। सबसे पहले उसने मेरी बहन के मन की थाह ली और अब मेरी भी। प्यारेलाल ने हंसते हुए कहा, भाई सोमलाल, तुमने बहुत बढ़िया बात सुनाई। तुम्हारे मन की थाह भी ले डाली। हाँ यार, और कल उसने रिपोर्ट भी दे दी। रिपोर्ट? हा 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 हा, तुम भी खूब आदमी हो। जरा ये तो बताओ कि उसने ये सब किया कैसे था? उसने मुझे एक पलंग पर लिटा दिया, मेरी बाहों में किसी दवा का एक इंजेक्शन लगाया और बोली कि मैं जो शब्द कहूँ उससे फौरन कोई न कोई वाक्य बना देना, जल्दी बनाना और उसमें वह शब्द जरूर होना चाहिए। सबसे पहले उसने क्या शब्द कहा? प्यारेलाल ने पूछा। सोमलाल ने कहा, दही। प्यारेलाल ने पूछा, तुमने क्या वाक्य बनाया? सोमलाल बोला, क्यों जी, उत्तर प्रदेश में दही नहीं तो क्या मिलता होगा? प्यारेलाल ने पूछा। फिर सोमलाल बोला। फिर वह बोली, बर्तन। मैंने कहा कि मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनते हैं। बस ऐसे ही बहुत से शब्द कहे थे। देखो, जरा रिपोर्ट तो देखो। ये कहकर उसने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला। ये एक लेटरपैड था जो इस तरह लिखा हुआ था, सुचित्रा गोयनका, एमए साइकोलॉजी। मरीज का नाम सोमलाल गोयनका। बाप का नाम हरिलाल गोयनका। पेशा अध्यापन। उम्र 58 साल। ब्यौरा हीन भावना से पीड़ित। आत्मविश्वास की कमी। अपने विचारों पर दृढ़ न रहने के चलते निराशावादी। बुरा
अबे, किसने कहा था बुढ़ापे में शादी करने के लिए, और वह भी अपने से 10 से 15 साल छोटी उम्र की लड़की से। जवानी में तो तू वैसे ही मजे लेता रहा है। तेरा ब्याह क्या हुआ? तेरे घर में तो एक अच्छा खासा तमाशा आ गया। तुझे तो इसमें मजा आना चाहिए। बेकार में ही शोर मचा रहा है। तू नहीं समझेगा, वह मेरी बहन को घर से निकालने पर उतारू हो गई है। दोनों में रोज लड़ाई होती है। अब मेरी बड़ी विधवा बहन इस उम्र में कहाँ जाएंगी? अगर मैं उन्हें घर से जाने को कहता हूँ तो समाज कह देगा कि पत्नी के आते ही जिसने पाला उसे ही निकाल दिया। मेरी जिंदगी नरक हो गई है। इतनी बातें स्टेशन पर खड़े खड़े ही हो गईं। फिर सामान को कार में रखकर सोमलाल प्यारेलाल को एक होटल में ले गया। वहां एक कमरा बुक कराया। उस कमरे में दोनों ने बैठकर चाय नाश्ता किया। तब सोमलाल ने उसे बताया, इस समय घर में रहने में तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। कहीं ऐसा ना हो वह तुम्हारे भी मन की थाह ले ले, इसलिए तुम्हारा होटल में ठहरना ही सही है। इस पर प्यारेलाल ने हंसते हुए कहा, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। मुझे तो और मजा ही आएगा। ये तो बता कि वह दिखने में कैसी लगती है? सोमलाल ठंडी आह लेते हुए बोला, बहुत खूबसूरत हैं। बिल्कुल कॉलेज की लड़कियों जैसी। तभी तो उस पर दिल आ गया। प्यारेलाल ने उसको छेड़ने की नीयत से पूछा, अच्छा एक बात तो बता, जब तुमने उसका चुंबन लिया होगा तो उसके चेहरे पर कैसे भाव थे? वह इस तरह मुस्कुराई थी जैसे उसने मेरे ऊपर दया की हो। उसने कहा था कि आप में अभी बच्चों जैसी सस्ती भावुकता है। सोमलाल झेपता हुआ बोला। चाय पीने के बाद प्यारेलाल ने जल्दी से कपड़े बदल कर होटल के कमरे का ताला लगाया और सोमलाल के साथ उसके घर की ओर चल दिया। प्यारेलाल मन ही मन उस मनोवैज्ञानिक से मिलने के लिए बहुत बेचैन था। होटल से घर बहुत दूर नहीं था। जैसे ही घर पहुंचे, घर का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए घर के अंदर से जोर से बोलने की आवाजें बाहर साफ सुनाई दे रही थीं। वे दोनों वहीं ठिठक गए। सोमलाल की बहन चीख चीख कर कह रही थी, मैं आज तुझे घर से निकाल कर छोड़ूंगी। तूने इस घर का क्या हाल बना रखा है? तू मुझे समझती क्या है? सोमलाल की नई नवेली बीवी कह रही थी, तुम तो न्यूरोटिक हो। न्यूरोटिक? इस पर सोमलाल की बहन बोली, मेरे मन की थाह लेगी। इस घर से चली जा। मेरे ठाकुर जी की बेइज्जती मत कर, समझी? तब सोमलाल की पत्नी की आवाज आई, तुम्हें तो रिलीजियस फोबिया हो गया है। इस पर बहन बोली, सारा मोहल्ला मुझसे घबराता है। तू कल की छोकरी, चल निकल मेरे घर से। तब सोमलाल की पत्नी की आवाज आई, तुम में भी बहुत ज्यादा हीन भावना है। सोमलाल बेचारा चुपचाप सिर झुकाए खड़ा हुआ था। तब प्यारेलाल ने उसके कान में कहा, तुम फौरन जाकर अपनी पत्नी को मेरा परिचय एक महान मनोवैज्ञानिक के रूप में देना, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोमलाल ने प्यारेलाल को अपने ड्राइंग रूम में बिठाया और पत्नी को बुलाने चला गया। उसके जाते ही प्यारेलाल ने खुद को आईने में देखा कि क्या वह मनोवैज्ञानिक सा लग भी रहा है या नहीं। उसे लगा कि वह रोब झाड़ सकता है। थोड़ी देर बाद सोमलाल अपनी पत्नी के साथ आया। वह गुलाबी रंग की साड़ी बांधे हुई थी। चेहरे पर गंभीर झलक थी। बाल जूड़े से बंधे हुए थे और पैरों में कम हील की चप्पल पहने हुए थी। उसने बहुत ही आहिस्ता से प्यारेलाल से नमस्ते की। नमस्ते के जवाब में प्यारेलाल ने केवल सिर हिला दिया और बैठने का संकेत किया। तब सोमलाल ने अपनी पत्नी से कहा, आप मेरे गुरुपुत्र हैं। कल ही विदेश से लौटे हैं। मनोवैज्ञानिक जगत में आप बड़े मशहूर हैं, विदेशों में भी। इस पर प्यारेलाल बोला, सोमलाल ने मुझे बताया कि आप साइकोलॉजी में बड़ी अच्छी हैं, इसीलिए मैं आप से मिलने चला आया। कुछ सुझाव भी दूंगा। मैं आदमी को देखकर पढ़ लेता हूँ, किताब के जैसे। मैं बता सकता हूँ कि इस समय आप क्या सोच रही हैं। सोमलाल की पत्नी तपाक से बोली, क्या? प्यारेलाल ने कहा, आप इस समय
हीन भावना से पीड़ित हैं। सोमलाल की पत्नी घबरा गई और बोली, आप मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। इस पर प्यारेलाल ने बोला, अभी नहीं, अभी मेरी स्टडी चल रही है। अब से कुछ साल बाद मैं अपनी लेबोरेटरी खोलूंगा। मैंने तो अपनी लेबोरेटरी अभी से खोल ली है। सोमलाल की पत्नी झट से बोली, गलती की है, अब से 10 साल बाद खोलना। मैं तुम्हें कुछ किताबें भेजूंगा, उन्हें पढ़ना। अपनी लेबोरेटरी को अभी बंद करो। मुझे मालूम हुआ है कि आप अपनी नन से भी लड़ती हैं, उनसे माफी मांगिए। सोमलाल की पत्नी वहां से उठकर चली गई। सोमलाल प्यारेलाल से लिपट गया और वे दोनों कुछ इस तरह खिलखिलाकर हंसने लगे कि ज्यादा आवाज न हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी का बटन दबा देना।